वो पेशेंट टू पेशेंट भी वैरी करेगा और आपकी इवन रीजन वाइज भी वैरी कर जाता है, उसकी डेंसिटी वेरी कर जाती है, पेशेंट की कंडीशन भी वैरी कर जाती है। अगर पेशेंट सिक है तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, या अगर उसके अंदर मान लीजिए कुछ और फ्लूइड लेवल ज़्यादा है कम है तो वो भी होगी। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि जो फैंटम होता है, कोई भी हो, एनीथिंग एनीवन, फैंटम कोई सा भी हो, फैंटम हमेशा, जैसे टिश्यू इक्विवेलेंट फैंटम है तो टिश्यू इक्विवेलेंट फैंटम आपके टिश्यू का एवरेज लिया जाता है, यानी कि एब्डोमेन के जितने भी तरह के टिश्यूज हैं उसका एक एवरेज निकाला जाता है कैलकुलेट करके, फिर उस एवरेज के अकॉर्डिंग आपकी उसकी डेंसिटी बनाई जाती है। अब मान लीजिए जैसे आपने पेरिफेरल नापा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसके 4 मेजरमेंट्स लेते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से, हम बेसिकली ये मेजरमेंट्स लेते हैं, ये दिख रहे हैं, ये हो गए आपके, देखिए लेटरल वाले हो गए, पेरिफेरल हो गए, सेंट्रल के दिख रहे हैं, सेंट्रल इसके, ये देखिए इतने सारे होल्स दिख रहे हैं। अच्छा, अभी एक बड़ा लॉजिक वाली बात है कि आपका जो आइसो सेंटर है, जो सेंटर है वहां रेडिएशन डोज कैसी होगी, और जो पेरिफेरल है वहां पे रेडिएशन डोज कैसी होगी। मतलब बोले तो यहाँ पे रेडिएशन डोज और यहाँ पे रेडिएशन डोज में कोई फर्क होगा, या दोनों जगह सेम होगी या कम ज्यादा होगी? साक्षी, साक्षी, हाँ साक्षी बताइए कि सेंटर पे जो रेडिएशन डोज है वो ज्यादा होगी या कम होगी, पेरिफेरल पे कम होगी या ज्यादा होगी, या क्यों होगी? मैम पेरिफेरल पे कम होगी और आइसो सेंटर पे ज्यादा होगी। क्यों होगी, आप उसका रीजन बताएं। न्याज, आप रीजन बताएं जरा इस चीज का। न्याज, यस मैम। हाँ बेटा ये बताइए क्या रीजन है इसके पीछे। अगर इन्होंने बोला, साक्षी ने, कि सेंटर पे ज्यादा होगी और पेरिफेरल पे कम होगी, क्यों सेंटर पे ज्यादा होगी, जरा आप बताएं। मैम क्योंकि पेरिफेरल और सेंट्रल डोज है ना वो इक्वल हो सकती है हेड के इसमें। कैसे इक्वल हो सकती है, आप बताएं। मैम फैंटम पे डिपेंड करेगा वो, मतलब किसका ले रहे हैं हम। क्यों, फैंटम में क्या चेंजेस आ जाएंगे? हम तो एब्डोमेन नहीं की बात कर रहे हैं, अभी हम एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, तो एब्डोमेन में ये बताइए, चाहे एब्डोमेन हो, हेड हो, कुछ भी हो, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि सेंट्रल में डोज कम होगी या ज्यादा होगी। साक्षी ने बताया कि डोज ज्यादा होगी, अब ज्यादा होगी तो आप उसे जस्टिफाई कीजिए क्यों ज्यादा होगी। क्योंकि मैम क्या कहते हैं वो, मैम जो सिग्नल जो ज्यादा आई है ना मैम वो सेंटर पे ही होती है। बेटा ये तो फैंटम है, यानी कि आपका एब्डोमेन जो है, अगर हम ये एब्डोमेन मान लीजिए, एब्डोमेन का सर्कमफेरेंस मान लीजिए इसको, तो आपके सेंटर ऑफ एब्डोमेन में रेडिएशन डोज ज्यादा जाएगी, सीधे सीधे अगर हाँ बोला जाए तो। मैम, हाँ क्योंकि वो डेंस ऑर्गन मैम। रितिका, आप ऑन करें। रितिका, एम आई ऑडिबल रितिका टू यू? मैं आज अटेंडेंस नहीं दूंगी। यस मैम, यस मैम, वो कैमरे की सेटिंग पे जाना पड़ रहा है। नहीं, सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ऐसे ही बता दें। रितिका, अब आप बताएं कि इन्होंने, इन मैम दोनों ने बोला कि हाँ सेंट्रल पे ज्यादा होगी, पेरिफेरल पे ज्यादा होगी। मैम पेरिफेरी पे डोज ज्यादा होगा ज्यादा होगा, और क्यों सेंटर होगा? पे जाते जाते एटेन्यूएट हो जाएगा, क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि सेंटर तक पहुंचते पहुंचते वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती चली जाएगी ना, तो सबसे कम जो रेडिएशन डोज होगी वो सेंटर पे पहुंचेगी भाई, और बिल्कुल, और जो पोस्टीरियर से निकलेगी वहां तो बिल्कुल और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ पेरिफेरल और डेंसिटी ऑफ, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन और द पेरिफेरल एंड सेंट्रल बोथ आर द डिफरेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ अलग अलग चारों तरफ से हमको कैलकुलेशन, चारों तरफ से हमें अलग अलग मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। ये एक आयनाइजेशन चैम्बर होता है पेंसिल की तरह से, ये पेंसिल 10 सेंटीमीटर का होगा या 12 सेंटीमीटर का, यहाँ पे ये पूरा एक पेंसिल लाइक चैम्बर होता है, उसको हम एक मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, ये इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है आपके डिपार्टमेंट में। कभी देखिएगा, ये एब्डोमेन वो है,
एब्डोमेन फैंटम है, यहाँ सेंट्रल में हमने आयनाइजेशन चैम्बर लगाया, फिर हम यहाँ से फुल्ली रेडिएशन डोज मेजर करते हैं। फिर यहाँ पेरिफेरल में होल्स होते हैं, फिर हम पेरिफेरल की भी मेजर करते हैं। ये सारी रेडिएशन डोज हम मेजर करके फिर हम ये देखिए सेंट्रल एंड पेरिफेरल सीटीडीआई यूज टू कैलकुलेट वेटेड, ये फॉर्मूला फिक्स्ड है। ये सीटीडीआई डब्ल्यू का मतलब है टिश्यू वेटिंग फैक्टर, यानी कि टिश्यू से रिलेटेड टिश्यू वेटेड फैक्टर। और सीटीडीआई 1/3 ऑफ सीटीडीआई 100 का मतलब है 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आयनाइजेशन चैम्बर, ये आयनाइजेशन चैम्बर की आपकी लेंथ है। एंड 2/3 ऑफ द सीटीडीआई लेंथ ऑफ द चैम्बर, ये 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये पेरिफेरल, ये सेंट्रल की डोज है, ये पेरिफेरल की डोज है। इसको फिर फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो इसकी टॉलरेंस जो है वो हम 20% तक लेके चलते हैं। मशीन में 20% तक वेरिएशन, सर आप देखिए ना कितनी टॉलरेंस है इसकी, रेंज कितनी बड़ी है 20, कहीं कहीं आप देखोगे 1 2, अदर क्यूए के आप वो देखिए ऑप्शंस, कहीं 1 है कहीं 2 है, अब देखिए उसका क्या वैल्यूज हैं, लेकिन इसकी देखिए 20%। इमेज क्वालिटी में बहुत ऊपर पहले वाले में मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट फैंटम, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। टेस्ट फैंटम, क्योंकि अगर आपके प्रैक्टिकल्स में से है तो उसमें वही है कि हमको क्या करना होता है, फैंटम को हमको मशीन के अंदर रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे मशीन के अंदर ये इस तरह से, और यहाँ ये आपका वो होता है आयनाइजेशन चैम्बर और आपका मीटर होता है जो आपको रेडिएशन डोज मेजर करता है, देन उससे फिर ये ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। सिंपल वन, बहुत सिंपल होता है इसका लेना, लेकिन इसकी कैलकुलेशन टफ होती है थोड़ी सी, वो कैलकुलेशन, और ये आपका आई थिंक सिलेबस का पार्ट है और क्वेश्चन में आता है कि क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ सीटी, तो आपको टेस्ट फैंटम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आपका सिटी स्कैन क्या होता है, क्यों हमें क्यूए की जरूरत है, उसमें आप ये सारा सीटीडीआई जरूर लिखेंगे। सीटीडीआई के बाद कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं क्यूए में, प्रीवियस वाला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये सीटीडीआई का मैंने अभी बताया। इमेज क्वालिटी पैरामीटर, हाँ बोलो बेटा। मैम इसमें स्कैटर रेडिएशन का कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता? हाँ बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। स्कैटर रेडिएशन में बेटा जब कैलकुलेट करते हैं ना आगे जाके, तो उसमें एक आता है एफ फैक्टर, उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है, उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक एएपीएम की रिपोर्ट है, जाके पढ़ना, आई थिंक 204 समथिंग करके रिपोर्ट है, उसमें आपको पूरे बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस दिए, और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है। मेरे पास होती है तो मैं देखती हूँ, एक मिनट रुको, अगर लेट्स मी चेक, अगर मेरे मैडम पास एक पड़ी डाउट हो था तो। मैम। हाँ मैम जैसे सेंटर बीम थी मैम, प्राइमरी बीम वहाँ तो मैम रेडिएशन ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली पेरिफेरल हाँ के। हाँ 204 मुश्किल ही मिलेगी, लेकिन वो गूगल पे ये है 204 इसकी है नहीं, पता नहीं किस नाम से सेव होगी, लेकिन बहरहाल मेरे पास है वो क्या कहते हैं एपीएम की रिपोर्ट ना, वो है मेरे पास, कहीं होगी तो मैं शेयर कर दूंगी, नहीं तो गूगल पे डायरेक्टली जाके आप ढूंढ सकते हो कि एपीएम की रिपोर्ट, उसमें आपका सीटीडीआई वगैरह सब दिया हुआ, टोटल दिया हुआ सीटीडीआई। मैम एक बार आप बता देंगे मैम, मतलब कि सेंटर पे ज़्यादा क्यों, मतलब पेरिफेरल पे ज़्यादा क्यों होगी जैसे? अच्छा अच्छा, आप एक बात बताइए, रेडिएशन डोज का इनवर्स स्क्वायर लॉ याद है? जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है, देखो जैसे, एक मिनट रुको, मैं इसमें ही इसको जूम करके बताती हूँ। ये देखो, ये क्या हो गई, आपकी स्किन सरफेस हो गई, ध्यान से देखिएगा मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ, ये आपकी स्किन सरफेस हो गई। तो जब रेडिएशन डोज यहाँ पड़ेगी, ये रेडिएशन डोज, ठीक है, यहाँ पे आपकी आ गई एक्सरे, ठीक, एक्सरे, एक्सरे, ठीक, ये आपकी आई एक्सरे, ठीक, ये आपकी स्किन है, ये स्किन है। तो सबसे ज्यादा आपकी रेडिएशन डोज कहाँ हुई, स्किन के ऊपर हुई। अब यहाँ पे देखो फैट टिश्यू होंगे, राइट, ठीक, ब्लड फ्लो की वेसल्स वगैरह भी होंगी, ठीक, मैं और अलग अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आपको लेयर्स, फिर आपकी कोटेनियस लेयर होगी, फैट लेयर होगी, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो हर एक लेयर में आपकी रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब होती चली जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे आपके ऑर्गन्स आना शुरू हो जाएंगे, कोई भी ले लीजिए, आपके लिवर साइड ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, फिर इसके और डेप्थ में जाएंगे, ठीक, ऐसे करके। ये मैं बता रही हूँ स्किन की डेप्थ। अब पेशेंट को जब हम लिटाते हैं तो इमेज कैसे आती है, कट होके सर्किल में,
ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्किन डोज, राइट, ये वाली। हम सीटी का एक्सरे में तो देखो, एक्सरे अगर हम एक्सरे की बात करेंगे, जो हम रूटीन एक्सरे करते हैं, तो आपकी हाईएस्ट रेडिएशन डोज यहाँ होगी। एक मिनट, चलो, एक मिनट। सो अगर हम नॉर्मल रूटीन, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, तो देखिए अगर हम नॉर्मल रूटीन एक्सरे की बात करते हैं, जैसे हम चेस्ट पीए व्यू करते हैं, राइट, नॉर्मली, तो पीए व्यू में क्या होगा, अगर एपी मान लीजिए पीए व्यू, तो जहां से आपकी रेडिएशन एंटर होगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी रेडिएशन डोज होगी। फिर यहाँ तक जैसे ये आएगी, ऐसे ऐसे करके ये और ज्यादा करके आपकी यहाँ पे आके जो बैक साइड से जब निकलेगी, तो आपकी यहाँ पे सबसे कम रेडिएशन डोज होगी, यानी कि यहाँ पे इस जगह हाईएस्ट रेडिएशन डोज होगी, यहाँ पे आपकी सबसे कम रेडिएशन डोज होगी, क्योंकि सबसे मैक्सिमम यहाँ हुई, क्योंकि आपकी यहाँ आते आते जो आपकी टिश्यू आई, फिर बोन्स आए, लंग्स आए, हार्ट आया, जो भी आया बीच रास्ते में, सब ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम बात करते हैं सीटी की। सीटी स्कैन में रेडिएशन कहाँ से आता है, किधर से आता है रेडिएशन? ये मान लीजिए एब्डोमेन है एक तरीके से, हम लोग क्या करते हैं 360 डिग्री से लेते हैं ना रेडिएशन। रेडिएशन Yes, कैसे ma'am. होता है, पेरिफेरल, ठीक है, ये पेरिफेरल, ये दिख रहा है पेरिफेरल, ये आपको, क्योंकि आपकी एक्सरे ट्यूब चारों तरफ घूम रही है पेशेंट के, ठीक है, तो रेडिएशन डोज कहाँ लग रही है, आपके पेरिफेरल में लग रही है, ठीक है, ये है ना पेरिफेरल में, यहाँ देखो ये लग रही है, ठीक है, ऐसे करके दिख रही है पेरिफेरल, यानी कि पेशेंट के चारों तरफ लग रही है। तो सबसे ज्यादा रेडिएशन डोज कहाँ हुई, पेरिफेरल। अब ये रेडिएशन डोज, क्योंकि देखो ये यहाँ जाके पीछे जाती है, लेकिन ये भी तो रेडिएशन डोज आ रही है, तो इसने कंपनसेट कर दिया, और यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, ये चारों तरफ से रेडिएशन डोज ऐसे करके आएगी, ऐसे करके सेंट्रल पे, दिख रही है, ऐसे करके, ऐसे करके आएगी, ठीक, ये समझ में आ गई मेरी बात? Yes, तो ma'am. यहाँ पर आके आपकी इस जगह आपकी सबसे कम रेडिएशन डोज होगी, और पेरिफेरल पे सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गया? ये मैं सीटी में बता रही हूँ, और एक्सरे में आपकी सरफेस पे होगी, एक्सरे में सरफेस पे होती है, जहां से एक्सरे एंटर होती है, वहां रेडिएशन डोज सबसे ज्यादा हाई होगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक्सरे ऐसे ही सेम चीज फ्लोरोस्कोपी में है, फ्लोरोस्कोपी में एक्सरे का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो फ्लोरोस्कोपी में रेडिएशन डोज सबसे ज्यादा हाई कहाँ होगी, पेशेंट की सरफेस पे, ठीक है, ये देखिए इसमें ये देखिए, इसको हम बोलते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट आपकी, उसी में आता है इमेज क्वालिटी पैरामीटर, ये तो हो गया था, ये देखो सीटी नंबर लीनियरिटी दिख रहा है, ये देखो ये चारों तरफ से अलग अलग तरीके से लिया हुआ है ये, ठीक है, इसका फॉर्मूला है, ये मैं प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, इसे पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये मैं इमेज क्वालिटी में पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों में लेआउट भी है, इंस्टॉलेशन एंड लेआउट्स ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। मैम वो आपने होमवर्क दिया था, हमने सबमिट कर दिया आपको। राइट राइट राइट, उस पे गूगल क्लासरूम पे कर दिया है आप लोगों ने? यस मैम। सो ये सीटी का आपका क्यूए है, क्योंकि मुझे याद है इमेज क्वालिटी मैंने पहले ही आप लोगों को कवर करा दिया था, बाकी का क्वालिटी एश्योरेंस मैंने याद कर ये करवा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, आपका पीपीएमए, जो आपका फैंटम का मटेरियल है, फैंटम का फॉर्मूला, और सीटीडीआई की डेफिनेशन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अगर क्यूए आता है तो प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही अधूरा है।
और फैंटम के बारे में 1-2 लाइन लिख के चलेगा, लिखना पड़ेगी कि फैंटम क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन अगर आप फ़ॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आपका पूरा टोटल ही मतलब क्वेश्चन ही आधा रह जाएगा। ठीक है? बेटा ज़रा नेक्स्ट टॉपिक बताओ फटाफट से। सो आई विल कंटिन्यू। QA MR क्या बेटा? quality assurance in MR, और quality assurance in PET, SPEC, पेट और फ्लोरो हो गया? फ्लोरो भी है क्या? मैम फ्लोरो और रेडियोग्राफी आपने पहले पढ़ा दिया था हमें। पढ़ा दिया था। तो आपका क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ एमआरआई, राइट? हाँ, MRI, PET, SPEC और पेशेंट केयर, पेशेंट रेडिएशन प्रोटेक्शन इन रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग, ऐसे ये अच्छा टॉपिक अच्छा। भी हैं। ओके ओके ओके। तो मेरे पास शायद कुछ नोट्स भी पड़े। अब आप देखिए यहाँ पे बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो और मोस्टली लोग बड़े अनअवेयर रहते हैं। देखो ये पूरा मेरे पास बना हुआ है नोट्स, ठीक है? ये मैं आपको भेज दूँगी। मैं अभी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग के लिए ज़रा ईज़ी रहेगा। तो चाहे तो प्रिंट करवा लीजिएगा आप लोग। ये टेस्ट वाला फॉर्म है, देखते हैं। देखिए क्यूए में क्या है ना कि हम इधर-उधर से बुक से ज़्यादा मटेरियल नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि क्या है क्यूए के जो सारे प्रॉपर्टीज़ और सारे पैरामीटर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और वो एज़ पर द एसोसिएशन या एज़ पर द, जैसे हम बीआरसी पढ़ते थे। अब यहाँ पे अब ज़रा बड़ी मज़ेदार बात है। अब आप ये बताइए कि क्यूए तो आपका रेडिएशन के अंडर में आ गया, ठीक है? लेकिन एमआरआई को कौन कंट्रोल करेगा, ये बताइए? एमआरआई तो रेडिएशन बेस्ड नहीं है ना। ये पेपर भी मैं आपको भेज रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। एमआर के फैंटम अलग से आते हैं वैसे। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि एमआरआई के जो फैंटम होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। ये देखिए सारे फैंटम्स हैं, ये दिख रहे हैं इसके केमिकल्स। इसकी जो किट होती है आपको मालूम है, इसकी किट बहुत बड़ी होती है। एमआरआई की जो किट होती है, ये पेपर में शेयर कर दूंगी, इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हैं। पूरा टोटल क्यूए इसमें एमआरआई का दिया हुआ है। मैं दोनों आप लोग को अभी थोड़े क्लास के बाद में शेयर कर दूंगी। ये वाला भी बुक भी है, ऐसी बात नहीं है, बुक भी अवेलेबल है बहुत सारी। अगर होगी मेरे पास कोई बुक पड़ी होगी क्यूए एमआरआई की तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस में नहीं जाना है। अब देखिए विजिबल है स्क्रीन सबको? यस मैम। अब देखिए एमआरआई की क्यूए की किट देखिए कितनी ज़बरदस्त होती है और कितनी हॉरिबल है। ऐसा लगेगा कि लैब है। लाइक उसमें एक फैंटम नहीं होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, बॉल होती है, ठीक है? उसमें होमोजेनिटी मेजर करनी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेट, थोड़ी इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ये विजिबल हो रहा है? ये फैंटम बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी होता है। मैं कुछ शेयर करके आपको दिखाती हूँ।
ACR वालों की तरफ से होता है फैंटम। चीजें वही हैं, देखिए जैसे सिटी में था, सिटी में हम हर एक चीज का पैरामीटर्स का हम लोग निकालते थे कि इसका इसकी क्वालिटी हमें चेक करनी है, इसमें भी सारे लाइक पैरामीटर्स जो होते हैं सिटी के, उस सॉरी एमआरआई के, वो सारे पैरामीटर्स हमें निकालने होते हैं। तो उस एमआरआई में तो बहुत सारे होते हैं, तो एमआरआई की इतने सारे पैरामीटर्स को कैसे नापा जाएगा? तो वो इसके फैंटम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एमआरआई का। और ये इसकी एमआरआई का जो देखो, सीटी का तो आप यूज कर सकते हो, फैंटम बहुत इजी है, डिपार्टमेंटल में आराम से यूज कर लोगे, लेकिन एमआरआई का फैंटम आप यूज नहीं कर सकते इंडिविजुअली। इसके स्पेशल लोग ही होते हैं करने वाले। ये देखिए इसके कितने सारे होल्स हैं, आपको यही नहीं पता होगा, ये दिख रहा है किस होल में कौन सा ट्यूब और क्या चीज इंसर्ट करनी है। ये देखिए अंदर दिख रहा है, ये बहुत, ये देखिए इतना बड़ा सा, एक मिनट इट्स विजिबल, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। अब आप देखिए, यहां से देखना शुरू कीजिए, दिख रहा है कितने सारे सिलेंडर हैं, कितने सारे, इवन ये आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली रेडियोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये मैं बता दूं। ये याद रखिएगा कि क्या एमआरआई का जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो रेडिएशन के अंडर में नहीं आता है, ये एनएमआर के अंडर में आता है, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं वो एसोसिएशन के। अब ये आ गया किसी कभी कभी क्वेश्चन कि हु विल कंट्रोल एंड हु विल डू द एमआर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस कौन करेगा इसका? तो इसकी अलग अलग गवर्नमेंट एसोसिएशन है, इंडिया की अलग एसोसिएशन है, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो आप यहाँ पे फैंटम देखिए एमआरआई का, दिख रहा है, दिख रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड फैंटम है, इसके बारे में कोई आपको नहीं बता सकता है कि कौन क्या है। तो बस इसमें आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं वही आपको याद रखनी है, इसमें कोई आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछने वाला है कि इसमें क्या होता है, बस इसमें आपको फैंटम कौन सा यूज करते हैं, राइट। ये देखिए, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है फैंटम कितना बड़ा है, ये बहुत हैवी होता है। इसकी फैंटम की जो किट होती है, मान लीजिए 6 फुट लंबी किट होती है, देखिए देखो फोर्ड, ये पूरा ये देखो सेटअप कर रहे हैं। तो इसमें होमोजेनिटी चेक करनी होती है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है, ग्रेडियंट कॉइल्स चेक करने होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसमें मतलब कैसा होता है दिखने में, ठीक है। ये देखिए फैंटम्स दिख रहे हैं, और एक नहीं होते, बहुत तरह के फैंटम्स होते हैं, बहुत तरह के फैंटम्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेंडर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के फैंटम्स होते हैं। ये मैंने कुछ फैंटम्स दिखाए हैं आपको, तो सबकी फैंटम अब कौन कौन से क्या होते हैं ज्यादा तरह में नहीं जाना है, गिने चुने कुछ ही फैंटम में आप लोग जो मेन होते हैं यहाँ पे। ये देखिए इस वाली वेबसाइट पे चाहे तो मैं अभी और शेयर कर दूंगी आपको, अभी एक और मैं क्वांटिटेटिव रिव्यू, ये वही वाला है, शायद पेपर ही है आई थिंक, पबमेड पे है, फैंटम फॉर क्वांटिटेटिव रिव्यू डिस्कशन फैंटम वैल्यू। अच्छा पेपर है, लेट्स मी चेक, पीडीएफ अवेलेबल है इसका, ये देखो यहाँ से आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं। इसमें से थोड़ा आपको छांटना पड़ेगा, इसको छांटने के लिए पेपर मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छा पेपर है क्यूए के ऊपर। और ये आपके अगर जो लोग मास्टर्स के लिए जाएंगे तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि क्यूए एमआरआई आपका पूरे चैप्टर है मास्टर्स में। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैंटम्स हैं,
तो किसी एक का मेन का नाम आप याद रख लीजिएगा कि बहुत सारे फैंटम्स है, ये कंपनी का ये फैंटम्स है, और इसमें मटेरियल, अब आप मटेरियल की बात करें, अगर मटेरियल देखोगे तो कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल नहीं है इसमें, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं फॉर डिफरेंट अलग अलग तरह के इवैल्यूएशंस के लिए, कि अब हमें ये इवैल्यूएशन करना है, अब हमें ये इवैल्यूएशन करना है। मैं ये ओपन करती हूँ। ये देखो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने और समझने के लिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये क्वालिटी कंट्रोल कहाँ का है, कहीं का है, ये फॉर्म है, ठीक। क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी, गेन जनरल अंडरस्टैंडिंग, एमआरआई, ये नहीं, बस 2 सेटअप आपने लेने हैं यहाँ पे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको छोड़ दीजिएगा चाहे तो, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा हमें क्या क्या चेक करना होता है। कॉइल्स, रिसीवर की, इनकी ये चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। इसमें हालांकि एक और होमोजेनिटी भी हम चेक करते हैं, लेकिन होमोजेनिटी का इसमें कहीं मेंशन नहीं है, उसके लिए एक और अलग से फैंटम आता है। अगर आपको एमआरआई की फैंटम, वो एक बॉल टाइप का एक कंटेनर होता है, उसके अंदर और बहुत सारे केमिकल भरे होते हैं, उसमें हम होमोजेनिटी चेक करते हैं। देखिए ये वाला, ये देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये हम चेक करेंगे। वही सेम जैसे एमआरआई की ग्रेडियंट इफेक्ट्स को हम मेजर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, वही वाला देखिए, इनहोमोजेनिटी मैंने बोला था ना, इनहोमोजेनिटी को हम चेक करते हैं। तो अब क्या है कि इन सब को चेक करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं एमआरआई की क्यूए की किट में। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि एमआरआई की जो किट होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। चलो आज के लिए इतना ही बेटा। आकांक्षा मैं कल भी क्लास लूंगी, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर, क्योंकि मैं इधर घर के कामों में भी इधर उधर बिजी हूँ काफ़ी। यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, ठीक है, मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना। कल भी मैं देखो, अगर मुझे जल्दी सुबह वो मिल गया टाइम तो मैं सुबह ले लूँगी, ठीक है। मैं कल भी क्लास लूँगी, कोशिश करूँगी थोड़ा मैं ज़रा ले लूँ डेली जल्दी, क्योंकि आपके मास्टर्स लोगों की भी, सीनियर्स की भी क्लासेस ले रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है। आप लोग का सिलेबस ज़्यादा बचा नहीं है, तो मैं जल्दी आप लोग का सिलेबस पहले फिनिश कर देती हूँ, ठीक है। We might have exam next month, so नेक्स्ट मंथ ना? yeah. अरे बेटा इसी महीने तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। 20th से है ना, हाँ 20th से क्या ना कि बेटा हमारा सेशन खत्म हो रहा है यहाँ पर ना, मतलब हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी 20th से यहाँ की। तो मैं इधर हो सकता है मैं दिन में कॉलेज में भी ले लूँ, असल में मैं लेती थी, लेकिन ऑब्जेक्शन उठा दिया ना मुझे कि मैं वर्किंग आवर्स क्लासेस ले रही हूँ एक्स्ट्रा। अब सोचो घर आने के बाद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि मेरे घर में भी काम चल रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल पड़ रहा है। बीच में तो वहीं ले लेती थी मैं बीच में, लेकिन वही ना कि ऑब्जेक्शन कर दिया यूनिवर्स, मतलब सर ने जहाँ मैं बैठती थी। कोई नहीं, आई कैन मैनेज, मैं देखती हूँ कहीं और मैनेज, मैं किसी और क्लास में बैठ के लेती हूँ, तो थोड़ा सेशन मेरा फ्री हो जाएगा। तो बट हाँ कोशिश है कि आप लोग का इसी नवंबर में ही आप लोग का सिलेबस हो जाएगा पूरा। ज़्यादा मेरे ख्याल से बचा नहीं है, कितने टॉपिक्स बचेंगे बेटा? मैम क्यूए बचा हुआ है, एक वो रेडिएशन प्रोटेक्शन बचा हुआ है, रेडियो न्यूक्लियर इमेजिंग, और एक रेटिंग ऑफ एक्सरेटिव, रेटिंग ऑफ एक्सरेटिव बेटा 1 दिन का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अभी क्यूए फिनिश के ज़्यादा टॉपिक नहीं है बेटा, मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस के टॉपिक्स हैं आपके, तो डोंट वरी। तो मुझे एक में क्लास कर लूँगी, तो क्यूए एमआरआई कल पूरा करेंगे हम, ठीक है, और उसमें नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर लेंगे। मैं अभी सिलेबस देखूंगी थोड़ा, और हो जाएगा तुम्हारा, इसी महीने हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। नेक्स्ट मंथ कब से एग्जाम? मैम आई विल रिमाइंड यू। हाँ कल मुझे बेटा रिमाइंडर दे देना, अगर बाई चांस में फ़ोन कल चलो मैं मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ सेम 10-11 बजे मैं ले लूँ, और नहीं भी लूँ तो मुझे 10:30-11 बजे मुझे रिमाइंडर दे देना बेटा, कॉल कर लेना डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।